ओके, तो क्या डिस्कस कर रहे थे अपन लास्ट क्लास में? नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ रहे थे ना? नंबर ऑफ लाइन, यस सर। है ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के हमने सारे वेरिएशन कर लिए थे। लास्ट एग्जांपल ट्राई किया था, वो क्लियर है सबको? इसमें अपन ने वो एक स्लाइट डिफरेंस करने पे जो निकाला था कैलकुलेशन यस करके। सर, क्लियर है। यस सर। राइट। बहुत कॉमन Yes, sir. से क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत कॉमनली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना। स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, कब इमिट होंगी, है ना। राइट, चलो फाइनली अपन एक लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन वाइज यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। वैसे तो क्वेश्चन नॉर्मली करोगे और अगर मैं ना भी बताऊं तो भी तुम ये लॉजिक से निकाल सकते हो, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सर अगर आज हमको डाउट क्लास हुआ था ना बेटा। सर मैंने लिंक देखा ही नहीं सर। कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। सर आपने के उसमें बाद में डाउट्स के अलावा फिर कुछ नया तो नहीं पढ़ाया ना? नहीं, कुछ नया नहीं डिस्कस हुआ, डाउट्स ही लिए थे मैंने। फोकस अभी हो जाएगा बेटा, मुझे कुछ लिखने दे फिर मैं फोकस कर दूंगा। ठीक, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमको किसी भी दो ट्रांजिशन के बीच में कंपैरिजन करना हो इन एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा, ऐसा, तो अपन स्ट्रक्चर्ड वे में उसको कैसे करते हैं? ठीक है, राइट। सो सबसे पहले लेट्स से अगर हमको किसी ट्रांजिशन के लिए निकालना है उसकी फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम, अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी, वेव नंबर भी मैक्सिमम होगा, और लैम्डा जो है मिनिमम होगा। मतलब फ्रीक्वेंसीज में एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ, वेव नंबर ज्यादा, और लैम्डा कम होने की कंडीशन क्या है? जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं, आज ही अपन ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था डाउट क्लास में कि अगर एक ट्रांजिशन है 4 से 2 और एक ट्रांजिशन है 5 से 2, 4 से 2 और 5 से 2, तो किस ट्रांजिशन में 4 से 2 वाली, 5 से 2 वाली, किस ट्रांजिशन में एनर्जी ज्यादा इमिट होगी? 5 से 2, 5 से 2 सर। तुरंत बता दिया है ना। 5 से 2 में एनर्जी ज्यादा, गैप ज्यादा होगा, तो अपन एक्सेस स्ट्रक्चर्ड वे में वही कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक, अरे यही तो क्या था, घूमने गया था। बेटा हाँ माइक बंद, माइक बंद। क्या लड़ाई हो रही है सर? अपने से घूम गया तो रोको यार, पिटाई लग रही है। यस सर। चलो, सो इसको अपन कैसे करेंगे? सबसे पहले जो चीज तुम चेक करोगे, अगर हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेव नंबर, मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, तो फर्स्ट चेक N1। तो अगर अमॉन्ग कुछ फोटॉन्स, कुछ ट्रांजिशंस, कुछ लाइंस अपन को, हाँ, दो लाइंस के बीच में कंपैरिजन है, इन जनरल अपन मिनिमम निकाल रहे हैं। 10 लाइन भी है तो सबसे छोटी वेवलेंथ या सबसे कम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सर इस पे कंपैरिजन कर रहे हैं। टॉपिक क्या डाले सर? चलने दो, जो चल रहा है वो चलने दो, कुछ टॉपिक नहीं है। तुम तो ऐसा लिख लो, ईपी मैक्स कंडीशन ऑफ, ऐसे लिख लो कंडीशन ऑफ ईपी मैक्स, म्यू आर मैक्स, लैम्डा मिनिमम, N1 लोएस्ट, N1 छोटे से छोटा। अगर ट्रांजिशंस दे रखे हैं 4, बोला बताओ किस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन इमिट होगा, तो सारे ट्रांजिशंस में N1 देखो। अब मैंने N1 को स्टैंडर्ड सिंबल किसका लिया है? हमेशा मैं N1 का एक ही मतलब निकालता हूं, N1 है उन ट्रांजिशंस में, N1 है उन ट्रांजिशंस में लोअर ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं भी जाए, इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं भी जाए, जो छोटा ऑर्बिट होगा वो N1 है। समझ रहे हो कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन 5 से 2 आया तो N1 क्या है? लोएस्ट है सर। 2 है ना, 5 से 2 में N1 2 है। अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 5 गया तो N1 क्या है?
दो ही रहे तो बात समझ आ रही है? लोअर ऑर्बिट इज n1, हायर ऑर्बिट इज n2। तो यू विल सबसे पहले चेक n1 विच इज लोअर ऑर्बिट, वो छोटे से छोटा होना चाहिए, राइट? अब अगर n1 छोटे से छोटा है तो ठीक है, जिसका n1 छोटा हुआ हम बोल देंगे उसमें ज्यादा एनर्जी इमिट होगी, हमको n2 से फर्क ही नहीं पड़ता, हमको n2 से फर्क ही नहीं पड़ता। बट ऐसा हो सकता है कि किन्हीं दो ट्रांजिशन में n1 सेम हो जाए, जैसे क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रॉन 5 से 2 और 4 से 2 आया, तो 5 से 2 और 4 से 2 में दोनों में n1 क्या है? 2। 2 है। तो उस केस में n1 सेम हो गया, तो फिर अपन n2 चेक करेंगे। सो सेकंड इज लोएस्ट n1 देखा, एनर्जी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, म्यू बार मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम आ जाएगा। बट इफ n1 is same for few transitions, किन्हीं भी ट्रांजिशंस के लिए n1 अगर सेम हुआ तो n2 हाईएस्ट, देन एंड ओनली देन n2 हाईएस्ट। बहुत सिंपल सी कंडीशन है, ये मेक श्योर करेगी कि अगर ये n1 लोएस्ट है और n2 हाईएस्ट है तो गैप सबसे ज्यादा हो। बोर्ड क्लियर नहीं है। हाँ, अब एक सेकंड रुको, अभी बोर्ड क्लियर करता हूँ जस्ट। अगर बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं होता ना तो वो फोकस नहीं होता एक्चुअली। अभी हो जाएगा, देखो। यस सर, अब ठीक है। यस सर हो गया। यस सर। और एक सेकंड, हो गया? Yes, Yes, sir. यस सर, प्लीज। ठीक है, देखो, है ना, मैं इसको तुमको डायग्राम से भी समझा देता हूँ, बाकी डायग्राम से भी समझ लो कि अब जैसे अपन ने कुछ ट्रांजिशंस बनाए, ऑर्बिट बना देता हूँ ये, है ना, 1 2 3 4 और ये लिखो 5 और बना दिया। इसमें सबसे ज्यादा गैप किसी ट्रांजिशन में तब होगा जब इलेक्ट्रॉन 1 में आए, क्योंकि अगर तुम ऑब्जर्व करोगे डायग्राम, तो ये गैप, ये वाला गैप, ये सबसे बड़ा होता है। अच्छा, अगर मान लो किसी भी ट्रांजिशन में 1 ऑर्बिट है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन 1 में आता ही नहीं है, n1 1 है ही नहीं, तो ये गैप सबसे बड़ा है, नहीं तो फिर ये गैप सबसे बड़ा है, नहीं तो फिर ये गैप बड़ा है। जितना नीचे का लेवल लोगे उतना गैप ज्यादा होगा, और उतना गैप ज्यादा होने का मतलब है एनर्जी ज्यादा होगी। इसलिए अपन को n1 सबसे छोटा चाहिए। ये कंडीशन का पार्ट सबको समझ आया कि n1 Yes, लोएस्ट होना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है ना कि मैंने तो ऑप्शन दी और उनमें n1 मैंने कुछ में सेम दे दिया, n1 कुछ में सेम दे दिया। अब n1 सेम दे दिया तो तुम n2 पे चले जाओ, फिर हम चेक करेंगे n2 हाईएस्ट, कि भाई बोला अगर 5 से 2 है और 6 से 2 है तो 6 से 2 की एनर्जी ज्यादा है, इम्प्लाइड 2 सेम है। बात समझ आई? दैट्स व्हाई n2 हाईएस्ट। बट इसको सेकंड कंडीशन की तरह लगाना, सेकंड तरीके की कंडीशन की लगाना, n1 सेम फॉर फ्यू ट्रांजिशन देन n2 हाईएस्ट, सेकंड कंडीशन की तरह। अगर n1 लोएस्ट मिल गया और एक ही चीज पूछी थी कि बताओ मैक्सिमम एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा, और जिसमें n1 लोएस्ट है वो तुम्हारा आंसर है। पर दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो, अगर दो ऑप्शन में n1 सेम हो तो डिसाइड बाय n2। ठीक है? अच्छा, अपन एग्जांपल करेंगे, उससे पहले सेकंड कंडीशन बिल्कुल इसकी उल्टी करना है। अगर फोटोन की एनर्जी आपको मिनिमम चाहिए, फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए, वेव नंबर मिनिमम चाहिए और लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, खुद सोचो एक बार कंडीशन क्या होगी। पहले वही एज यूजुअल n1 चेक करेंगे, n1 n1 हाईएस्ट होगा सर। लोएस्ट, तो n1 हाईएस्ट। आई बात समझ में? उल्टा करना है, हाईएस्ट कर दो n1, और इफ n1 इज सेम, then and only then n2 लोएस्ट, तो आपकी एनर्जी मिनिमम आ जाएगी। सर सर म्यूट सर, हो गया म्यूट। सर। अरे सर कुछ काम से गए हैं अभी। हाँ, वही तो।
हेलो, हाँ ठीक है, ये दोनों कंडीशंस क्लियर है। सर इसमें सर एक डाउट था सर। सर ये सर जैसे जो n1 इज इक्वल टू लोएस्ट और n2 इज इक्वल टू हाईएस्ट है सर, ये जो है सर ये मतलब होते ही हैं कि इसके कोई रीजन है मतलब इसके पीछे? देखो ना, तुम ये डायग्राम देख के समझो कि अगर n1 लोएस्ट हुआ तो मतलब ये वाला गैप उस वाले ट्रांजिशन का पार्ट है, और पूरे एटम में ये गैप सबसे बड़ा होता है। जितने नीचे अपन रहेंगे, जितना नीचे का लेवल लोगे, उतना एनर्जी गैप ज्यादा है। ये डायग्राम अपन ऐसे रैंडमली डिजाइन के लिए थोड़ी बनाते हैं ऐसा भाई, अच्छा ये हाँ हाँ ये वो सुंदर लग रहा है ऐसे बना करो भाई। ये अपन गैप का डायग्राम जो है वो लॉजिक से बनाते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी डिफरेंस जो गैप है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे एनर्जी गैप कम होगा, कंसेक्यूटिव लेवल के बीच में एनर्जी गैप कम होगा। तो अपन उस लॉजिक के बेसिस पे ये कर रहे हैं कि अगर नीचे का लेवल लिया तो गैप ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेव नंबर ज्यादा, वेवलेंथ कम। और अगर ऊपर के लेवल लोगे तो उल्टा, एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम, वेव नंबर कम और लैम्डा ज्यादा। ओके सर। है ना, 1 से 2 एंड 2 से 10। तो अब इस एग्जांपल से ले लेते हैं फटाफट, ये नोट कर लिया, हटा दूं? यस सर, कर लिया यस सर। सर कर लिया। नहीं लिख देता हूं। In which of the following photon of maximum energy is emitted? A 4 से 2, B 2 से 1, वन से 2, C 10 से 3, D 2 से 12। ABCD में चैट पे आंसर लिखना, कोई नहीं बोलेगा। मैक्सिमम एनर्जी किस में इमिट होगी ये आपको बताना है। ABCD में से ऑप्शन चूज करो, सोचो। सर ये n1 हाईएस्ट मतलब यार क्या होगा, इन्फिनिटी होगा? हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। तो इनमें ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें देखो किसमें n1 सबसे ज्यादा है, वो आंसर करो। ओके सर। दो आंसर नहीं आएंगे, एक ही आएगा, ऑप्शन चूज करो। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो लोगों ध्यान से देखो। इसमें जो कीवर्ड है वो ये है, एक तो ये और एक ये। हो गया? यस सर। तो बेटा इसमें चलो पहले ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो ही नहीं सकता। सर सर, बी डी और डी। बी एंड डी। बी एंड सी एंड डी। बी एंड डी में एनर्जी इमिट नहीं होगी, एब्जॉर्ब होगी। स्टॉप होगी। ये सबसे पहली चीज अपन चेक करते हैं। वर्ड यहाँ पे मैंने बोला इमिटेड इज द हाईलाइट इज द की, मतलब हम पहले जो एब्जॉर्प्शन वाले हैं वो तो हटा ही दो, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में दे ही ना रखो, तो किसी क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि भाई एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ठीक है सारे उम्र से देख लेना। बट इस 1 से 2 में फोटोन एब्जॉर्ब होगा, 2 से 12 में फोटोन एब्जॉर्ब होगा। बचे ऑप्शन ए और सी, इसमें देख लो N1 2 N1 3, खत्म। आ रही बात समझ में कि इमिशन वाले ट्रांजिशन है, इमिशन वाले ट्रांजिशन है उसमें हमको एनर्जी मैक्सिमम चाहिए। ईपी मैक्सिमम मतलब N1 छोटे से छोटा, इसमें N1 2 है, इसमें N1 3 है, इसमें N1 2 है, तो ये आंसर है।
और जिसको वेरीफाई करना हो 4 और 2 और 10 और 3 के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल लेना। 4 और 2 में आ जाएगा, यस सर। है ना। इमिशन वाले केस में ये दो ऑप्शन क्यों काटे, सबको क्लियर है? इमिशन में ये दो ऑप्शन Yes, क्यों sir. हटाए? यस सर। एब्जॉर्प्शन है, Yes, ये sir. एब्जॉर्प्शन है। क्वेश्चन चेंज कर दूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोन इज ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। अगर मैं बोल दूं इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोन इज ऑफ मैक्सिमम एनर्जी ना, एब्जॉर्प्शन इमिशन मिला के बता दो, तो क्या करेंगे, है ना, तो क्या करेंगे? तो उस केस में अब देखो, है ना, 2 से 12 सर। है ना, उस केस में अपन फिर सारे ऑप्शन कंसीडर करेंगे। फिर ये N1 2 N1 2 N1 दोनों में 2 है, और इसमें N2 4, इसमें N2 12, इसकी एनर्जी ज्यादा। आदित्य माइक बंद करो। होश में रहा करो, नहीं तो अभी क्लास से बाहर कर दूंगा मैं, है ना। सर और गलती से बाहर हो गए अगर क्लास से, तो फिर मैं चाह के भी नहीं ले पाऊंगा वापस अंदर। हाँ बेटा। सर ये यहाँ पे अपने पास जो N1 है, हम्म, हाँ वो डिफरेंट है ना। हाँ सॉरी सर, सॉरी। है ना, N1 दोनों में डिफरेंट है, जिसमें सबसे छोटा N1, दैट इज द आंसर, राइट। और करते हैं इसके क्वेश्चन। सर आपने मैक्सिमम एनर्जी अब बोला, जब सर एमिटेड नहीं लिखा हो तो फिर बी क्यों नहीं हो सकता सर? अगर इमिटेड नहीं लिखा हो तो डी होगा ना। सर 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 एक मिनट सर, एक मिनट। सर N2 अगर डिफरेंट सॉरी N1 सॉरी, N1 बी आंसर होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, बी आंसर होगा। यस सर, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर यहाँ इमिटेड नहीं होता ना तो आंसर बी होता। लिख लो, चलो वो क्वेश्चन लिखाई देता हूं मैं, वो क्वेश्चन लिख लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोन इज ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, इसी के ऑप्शन दे देता हूं, तुम्हारा कंपैरिजन हो जाएगा, लॉजिक भी बन जाएगा। ए 4 से 2, बी 1 से 2, सी 10 से 3 और डी 2 से 12। इस केस में हमको बस एनर्जी कंपेयर करना है, फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट नहीं फर्क पड़ता, बस ये बता दो कब ज्यादा होगी। तो अपन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोन्स इज ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, तो अपन को एनर्जी मैक्सिमम के लिए N1 छोटे से छोटा चाहिए। मैं N1 सर्किल कर रहा हूं, है ना, 2 3 1 2। देखो ये मिल गया आंसर। अपन को नहीं फर्क पड़ता एनर्जी इमिट या फोटोन, उसने बोला नहीं है तो अपन नहीं चेक कर रहे ना कि इमिटेड है एब्जॉर्ब्ड है, अपन ये दैट्स ऑल सेम। समझ आई बात? हाँ सर बेटा। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में N1 जो है वो 2 और 3 है। हाँ सर, जो कि डिफरेंट है। तो सर N2 अपन हाईएस्ट लेंगे ना? नहीं, N2 पे आएंगे ही नहीं, पहले ही आंसर आ जाएगा। अच्छा हाँ, डिफरेंट है तो पहले ही आ जाएगा। वो तो सेम हो तो अरे हाँ 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 हाँ, कंफ्यूज हो गया था सर मैं। हाँ हाँ, कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। हाँ 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 सर। सर अगर इसने मिनिमम एनर्जी पूछा होता सर, इसमें सेकंड वाले अभी पूछूंगा, जब अभी पूछूंगा तब सोचना, अभी पूछूंगा मैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ ना। इस क्वेश्चन में जो भी मैंने बताया क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया सर। यस सर। चलो राइट, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं सब तरह के क्वेश्चन कराता हूँ, तब भी कुछ बच जाए और वेरी मोस्ट वेलकम टू आस्क। पर अभी अपन जो कर रहे हैं वो देखो। हाँ नहीं खाऊंगा मैं खाना। नहीं खा रहे? नहीं खा रहे बेटा। Okay, guys, let's start. Sorry, actually, I came the delayed because I had to go to the shop. Let me present my. चलो, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of wavelength of photon। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, सबसे कम सबसे पहले, एंड देन साइन लगा के इंक्रीजिंग का लिखना, ठीक है।
ABCDF के फॉर्म में आपको आंसर करना है। सबसे पहले वो अल्फाबेट जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है और सबसे लास्ट में जिसकी सबसे ज्यादा है। साइन वाइन मत लगाओ, टाइम वेस्ट मत करो। सिंपल आंसर इन टर्म्स ऑफ ABCDEF, सबसे पहले वो अल्फाबेट जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, सबसे लास्ट में जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। जल्दबाजी नहीं करो, एक सोच समझ के ध्यान से आंसर करना, सही आंसर आना चाहिए। सही है क्या? देखते हैं। चलो लेट्स सी। तो आंसर देखें किसका सही आया। चलो देखते हैं। ऊपर से स्टार्ट करें। आदर्श का आंसर पहले सही था, फिर गलत कर लिया उसने, तो पहले से हुआ था। है ना। फिर इसके बाद श्रीनिवास का गलत है, आशीष का गलत। मैंने, अरे यार सॉरी यार बेटा, मैंने ना ABCD ये मैंने क्या करा है। सर आपने गलत लिख दिया सर, हमने सर एक ही जगह पे ऐसे दिया बस। सर उसी हिसाब से किए हमने। रुक जा पान ना हूँ मैं, वो मेरे अल्फाबेट थोड़ी सर रहने दो ऐसा ही। सर रहने दो सर, हमने उसी रहने हिसाब से दीजिए, करा है। चेंज कर लो, उसी ऐसे हिसाब ही से है किए थे। सर। लाइन चेंज कर लो, कोई बात नहीं। आंसर टाइप ही तो करना है यार, अपना टाइप करने में क्या जा रहा है। सर अब दोबारा से भेज दो। हाँ अब फिर से सेंड कर दो फ्रेश आंसर एक बार, है ना। मैं उल्टा सीधा किसी को गलत बोल दूं, उसको बुरा लग जाए, क्या पता, है ना। रिस्क मत लो, है ना, रिस्क मत लो। भेज दिया। हाँ अब चेक कर लेते हैं अपन, अब चेक कर लेते हैं। वही कहूँगा यार, F तो छठवा अल्फाबेट होता है, इसमें कहाँ से आ गया ऑप्शन। वही मैंने, हाँ सर 5-6 को चटो बना दिया। सर हमने देख लिया था लेकिन नहीं बोला हमने, क्योंकि उसी हिसाब से आंसर कर दिया था। हाँ सर- पता है, सर को बुरा लग जाए, है ना। ये हाँ सर ऐसा तो नहीं। सही है चलो क्या? देखते हैं। ऑलमोस्ट देखो, आयुष का ठीक है, अपूर का भी ठीक है ना। अभिषेक ठीक है, लिजिमा का थोड़ा गलत है, अथर्व का भी ठीक है, कृष्णा गलत, तन्मय का ठीक है, और यशराज का भी मेरा? ठीक है। अबीर का थोड़ा सा गलत है, मुस्कान गलत, आशीष थोड़ा सा गलत है, सचिन का आंसर बिल्कुल सही है, उमा का गलत है। उमा आपका उल्टा है बेटा आंसर, ध्यान से देखो क्या पूछा है ना। अर्पित का ठीक है, विवेक ठीक है, और विवेक का भी ठीक है। कृष्णा गलत बेटा, राम का भी गलत। तो तुमने यार बहुत सारे लिख दिए आंसर, बस अब मैं नहीं बोल पा रहा, थक गया मैं। राइट, देखते हैं आंसर क्या आता है। सी अपन इसमें सिंपल काम करेंगे, सब में N1 जो है सर्किल कर लो फटाफट से। इसमें N1 1 है, इसमें N1 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, और इसमें 4 है। तो जिसमें N1 सबसे कम उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम होगी, ये समझ आता है। जिसमें N1 सबसे कम उसमें एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम, तो सबसे कम वेवलेंथ जिसमें A और N1 3 सबसे कम। सर A और 3 में 3 and 5 होंगे। क्या N1? यस सर। N1 तो छोटा ऑर्बिट है ना, 2 1 4 और 1 में 1 छोटा होता है, 3 और 2 में 2 छोटा होता है, 5 और 3 में 3, 6 और 3 में 3, 4 और 7 में 4। N1 तो ट्रांजिशन का छोटा ऑर्बिट है, उन दो नंबर में छोटा ऑर्बिट। सबसे छोटा ऑर्बिट लोएस्ट ऑफ लोएस्ट इज दिस B, फिर उसके बाद A, इसके बाद इन दोनों में छोटा ऑर्बिट सेम, तो जिसमें N2 बड़ा, D, C, E।
इसके हिसाब से दिस इज योर आंसर। मतलब अगर ऑर्डर का साइन लगाओ तो दिस इज योर आंसर। सर सही तो था। सर बेस्ट थी। सही होगा। ऐसा मेरा भी सही। जिसने सही है वो अपने आप को पीठ थपथपाए, शाबाशी दे, है ना। चॉकलेट खा लेना, और क्या बोलूं मैं, मेरा तो कुछ लग नहीं रहा। जो मर्जी करो, है ना। राइट, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें किसी को डाउट है किसी ऑप्शन में, किसी कंपैरिजन में? अब देखो क्या है, जब मैं तुमसे कंपैरिजन कर पाके ऑर्डर लिखवाऊंगा तो मुझे इमिटेड और एब्जॉर्ब लिखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इमिटेड एब्जॉर्ब वाले ऑप्शन, अगर मैंने बोला इमिटेड कंपेयर करो तो एब्जॉर्ब वाले लिखना तो पड़ेंगे ही ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देना है, इमिटेड पूछा तो केवल इमिटेड में चेक करो, एब्जॉर्ब तो केवल एब्जॉर्ब, और अगर नहीं लिखा तो यू कैन जस्ट कंपेयर, इन जनरल कंपेयर, है ना। अभी सी एंड डी में डाउट है क्या बेटा? सी और डी ऑप्शन में डाउट है क्या? सी और डी में दोनों में n1 is 3। नाउ इफ n1 is सेम, अपन ने यहाँ लिखा था, इफ n1 is सेम, n2 बड़ा होगा तो एनर्जी ज्यादा वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा वेवलेंथ कम। n2 अगर चेक कब करोगे? n2 जब n1 सेम आ जाए, नहीं तो करना ही नहीं है चेक। इन दोनों में मैंने चेक ही नहीं करा ना, इन दोनों में n1 इसमें छोटा था, एनर्जी कम, एनर्जी ज्यादा वेवलेंथ कम, फिर ये आ गया। फिर इन दोनों में हमको चेक करना पड़ा क्योंकि n1 सेम था। जब n1 सेम है, अब n1 सेम है तो n2 बड़ा होना चाहिए। हाँ बेटा आदर्श, इसलिए अगर n1 सेम है तो जितना n2 बड़ा होगा उतना गैप ज्यादा होगा, जितना n2 बड़ा उतना गैप ज्यादा। चलो, आई थिंक इन एग्जाम्पल से जो 2-3 लिए ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, बिकॉज Yes, इतना sir. इसमें कुछ है नहीं, है ना। कि अपन को जो की पॉइंट है वो ध्यान रखना, n1 n2 के बेसिस पे मैंने लिखवा तो दिया, बट तुमको की पॉइंट ध्यान रखना है। इसमें गलती बहुत बार इमिटेड एब्जॉर्ब में होती है, तो मेक श्योर यू फर्स्ट चेक दैट, अगर इमिटेड बोला है तभी इमिटेड, है ना, और एब्जॉर्ब बोला है तभी एब्जॉर्ब, अदरवाइज अपन इन जनरल कंपेरिजन करेंगे। ओके, चलो, ओके, राइट राइट, कुछ और देखते हैं। राइट, right, so we are actually done with the hydrogen spectrum part, या spectrum part as well। हमने स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिया और हमने बोर मॉडल भी सच कंप्लीट कर लिया। छुट्टी तो क्या, रदरफोर्ड और बोल्स की एक साथ कराओगे? हाँ, सो बेसिकली बोर मॉडल जो है उसकी लिमिटेशन, जस्ट अपन जो कॉन्सेप्ट अब पढ़ने वाले हैं ना उसमें कवर हो जाएंगी। अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो बोर मॉडल की लिमिटेशन बताते हैं। एक बोर मॉडल की लिमिटेशन है, मैं एक साथ ही वैसे बताऊंगा, बट एक है, तुम सुन सकते हो। चलो, एक बोर मॉडल की लिमिटेशन तो मैंने बताई थी कि बोर मॉडल जो है उसकी प्राइमरी कंडीशन थी, एक इलेक्ट्रॉन वाली थी, तो वो एक लिमिटेशन हो गई कि व्हाट इफ देयर आर 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, तब क्या होगा? तब बोर मॉडल नहीं लगता, है ना, तब अप्लाई नहीं होगा। तो इट्स ओनली एप्लीकेबल टू एन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दैट इज वन लिमिटेशन। बाकी लिमिटेशन अब आएंगी। नेक्स्ट पार्ट अपने चैप्टर का क्या है? नेक्स्ट पार्ट अपने चैप्टर का क्या है? सो नेक्स्ट पार्ट इज डेवलपमेंट्स लीडिंग टू, नेक्स्ट मॉडल पे अपन आ रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब भाई अगर एटम में एक से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल,
अगर एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो भी है तो वो एटम ही, उसका भी तो मॉडल बताना पड़ेगा। दैट मॉडल या दैट एटम का मॉडल इज एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स, इसलिए अपन को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। इसमें अपन दो की कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, उनको मिला के मॉडल बनता है। जब तक अपन को वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तब तक वी कांट कमेंट कि भाई उस एटम में क्या है, उसका मॉडल नहीं बन पाएगा। तो पहला मॉडल इज केम्स फ्रॉम दिस मैटर वेव। तो पहली चीज अपन पढ़ेंगे दैट इज मैटर वेव, और यू कैन से दिस इज डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। पहला जो चीज अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इस मैटर वेव या डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, एक साइंटिस्ट था, सर इसने जी के बोला बाद फिर एच है कि मतलब एल है सर? जी के बाद है LIE, डी ब्रोगली ना। इसने बोला कि जैसे आइंस्टाइन ने या प्लैंक ने बोला था, जैसे आइंस्टाइन ने या प्लैंक ने बोला था कि लाइट का डुअल नेचर है, लाइट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। बिल्कुल उसका उल्टा पार्टिकल का भी डुअल नेचर है, पार्टिकल कैन बिहेव एज अ पार्टिकल और मैटर कैन बिहेव एज अ पार्टिकल और अ वेव। तो बेसिकली लाइट को मोस्ट पार्ट, अनलेस कुछ चीजें एक्सप्लेन करना हो, फॉर मोस्ट पार्ट ट्रीट किया जाता है वेव की तरह। लाइट को मोस्टली वेव की तरह ट्रीट करा जा सकता है, बट देयर इज दिस पार्टिकल नेचर एज वेल, जिसको अपन फोटोन बोलते हैं, और अपन उससे बहुत कुछ पढ़ लिया। अब मैटर को नॉर्मली तो मैटर को पार्टिकल की तरह ट्रीट करा जाता है। जो मैटर है, जैसे ये फॉर एग्जांपल मार्कर है, अब इस मार्कर का कुछ मास है, तो अपन इसको पार्टिकल बोलेंगे या वेव बोलेंगे? तो पार्टिकल बोलेंगे। पर डी ब्रोगली ने क्या बोला कि इस पार्टिकल का भी वेव नेचर है, इस पार्टिकल का भी वेव नेचर है। और अगर किसी चीज का वेव नेचर है, डुअल नेचर है, तो उसकी वेवलेंथ बताओ। फिर भाई आप बोल रहे हो तुम कोई चीज वेव है तो वेवलेंथ बताओ, है ना। सो डी ब्रोगली ने एक्चुअली वो वेवलेंथ कैलकुलेट करके बताई थी, इसलिए अपन इस कॉन्सेप्ट को एज सच डी ब्रोगली वेवलेंथ की तरह बोलते हैं। सो व्हाट इज दिस डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट? मैटर वेव क्या है कि एवरीथिंग मैटर, बेसिकली अब तो सब कुछ ही हो गया है डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। अब अगर हम बात करें पार्टिकल की, तो पार्टिकल के लिए उसका मास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या भाई तुम पार्टिकल है, उसका मास बता दो, मास बता दोगे मतलब सब कुछ पता चल गया। बट फिर उसी के उल्टा वेव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो वेव के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेवलेंथ। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली दिस इज लैम्डा, ध्यान रखना दिस इज फॉर पार्टिकल ओनली, दिस इज लैम्डा, दिस इज इक्वल टू h upon p, h upon p, p is the symbol for momentum, p is the symbol for momentum, lambda is equal to h upon p, wavelength of a particle। हाँ, इसलिए इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h upon p या लैम्डा इज इक्वल टू h upon mb। तो अगर तुमको किसी भी पार्टिकल की, कोई भी लिटरली किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ निकालना है, सो यूज फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। दिस फॉर्मूला और वेवलेंथ का फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू पार्टिकल्स ओनली। अगर हम पार्टिकल की बजाय लाइट की बात करें तो लैम्डा hc/e से या e इक्वल hc/लैम्डा यूज करोगे। मैं एक बार सारे फॉर्मूले ड्राइव करके तुम्हें अच्छे से कंपेयर करके बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कंपेयर करके। बट अपन को ये ध्यान रखना है कि अपन पार्टिकल के लिए लैम्डा इससे दोनों सेम ही लिखें, या फिर फोटोन के लिए 12400/e hc/e से निकालेंगे। दिस इज एप्लीकेबल टू पार्टिकल एंड पार्टिकल ओनली। ओके, हाँ बेटा।
सर पार्टिकल की वेवलेंथ मतलब किसी भी एक या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पार्टिकल की वेवलेंथ क्या मतलब? सो बेसिकली देखो क्या है, डी ब्रॉगली ने कुछ ऐसा बोला, ये इंसान है ना, वो है हम है, सब है। तो अभी ये इंसान आज तक पार्टिकल था क्योंकि इसका मास था, पर डी ब्रॉगली ने बोला कि ये इंसान वेव की तरह बिहेव करेगा, ये चलेगा ऐसे झूलते हुए जैसे वेव चलती है। जैसे आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट है, तो लाइट तो वेव थी, पर वो पार्टिकल की तरह भी होगी, और पार्टिकल होगा फोटोन, फोटोन की एनर्जी निकाल दी, फोटोन की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब निकाल के दिखा दी। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि ठीक है, हम और बढ़ के बताएंगे कि अच्छा आपने तो लाइट को पार्टिकल बोला है, हम पार्टिकल को वेव बोलेंगे। ये एक पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा। अब जब मैं इसकी एक्चुअल तुम्हें थोड़ी सी भी कैलकुलेशन करके बताऊंगा तो समझ में आएगा कि उसने ऐसा क्यों बोला। देखो, हमने बोला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब मान लो, मैं एक कंसीडर करो कि अपन एक पार्टिकल की बात करते हैं या एक बॉक्स की बात करते हैं, दैट इज बॉक्स जिसका मास 1 kg है और ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट से 1 मीटर पर सेकेंड। मैंने सिंपल सी वैल्यूज ले ली, तो मैं अगर इसकी लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी h अपॉन 1 इंटू 1। लैम्डा कितना आया, सब कुछ ऐसा यूनिट में रख दो, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन ये मीटर, और ये मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये केजी और ये मीटर पर सेकेंड। तो ये अपन को लैम्डा 6.62 इंटू 10⁻34 मीटर मिल जाएगा। मैंने लैम्डा की कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाली, समझ आ रही वैल्यू? लैम्डा की एक सेट ऑफ मास और वेलोसिटी से वैल्यू निकाली, ये वैल्यू आई, लैम्डा की वैल्यू निकाली मैंने मीटर्स में। यस सर। अब चेक करो, ये वैल्यू वेवलेंथ की वैल्यू, एक मतलब इंसान जिसकी विड्थ 1 मीटर होती है मान लो, उसके लिए इस वैल्यू का कुछ सिग्निफिकेंस है क्या? कि वैल्यू अत्यधिक अधिक बहुत ही ज्यादा छोटी है। हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल मैटर जो है वो वेव होता तो है, पर वेवलेंथ इस ऑर्डर की आएगी। भाई इस ऑर्डर की वेवलेंथ आ भी जाए तो फायदा क्या? इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कि हमने एक फॉर्मूला दिखाए, तुम किसी पे भी लगाओ, उससे वैल्यू इतनी छोटी आएगी कि ऑब्जर्व नहीं होगा। अच्छा, ऑब्जर्व नहीं होगा तो इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई फॉर्मूला हर जगह सेम लगता है, कहीं कहीं ऑब्जर्व नहीं होता, कहीं हो जाएगा। जैसे देखो, इसी वाले फॉर्मूले को एक बार एनालाइज करो कि अगर मैं इस h अपॉन एम वी में मास 1 kg ना लेके इलेक्ट्रॉन का मास ले लूं, क्या होता है इलेक्ट्रॉन का मास? 9.1 into 10⁻31 kg. 9.1 into 10⁻31 kg। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी रेफरेंस के लिए सिंपल वैल्यू -1 मीटर पर सेकेंड ले लो, ठीक है। लेट्स चेक लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आया। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन आया h यानी 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी 1। 10⁻34 और -31 10⁻³ हो जाएगा। ये वैल्यू इफ यू चेक ना, करीब करीब 7 पॉइंट कुछ इंटू 10⁻4 आएगी, -4 आएगी मीटर में। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करी मैंने, बट 7 के आसपास कुछ आएगा। अब चेक करो, जब 1 kg मास था तो वैल्यू ये आई थी, जब एक इलेक्ट्रॉन है सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो वैल्यू ये आई है। मास ऑफ 1 kg के लिए ये वैल्यू इनसिग्निफिकेंट थी, इतनी छोटी थी कि हम कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, पर इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू तो ठीक ठाक है। इलेक्ट्रॉन का जो पहला ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन का जो पहला ही ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन एटम का, उसकी रेडियस क्या होती है? हाइड्रोजन एटम की पहले ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है? 0.529 एंगस्ट्रोम,
है ना, Angstrom. N और S वर्ड रख दिया 0.529 एंगस्ट्रोम, राइट। दैट इज, अगर अपन वैल्यू में बात करें तो 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, और ये 10⁻⁻4 मीटर है, तो इतना तो, इतनी छोटी तो नहीं है वैल्यू एक्चुअली, ये तो ठीक ठाक वैल्यू है। इनफैक्ट 10⁻⁻10 से तो ये 10⁻6 में बड़ी है। दिस इज वेरी इजीली ऑब्जर्व, ये तो बहुत आराम से ऑब्जर्व हो जाएगी। अच्छा, एक बार सोचें अगर अपन कि ये इलेक्ट्रॉन सपोज किसी ऑर्बिट में होता, किसी ऑर्बिट में होता, तो जैसे हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में ही उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 2.18 इंटू 10⁻6। मैं सिंपल करने के लिए वेलोसिटी को 10⁻6 कर देता हूँ, देखो तुम्हें समझ आएगा। जैसे ये 10⁻6 हुआ ना, ये सॉल्व होके 10⁻10 मीटर आया, मतलब लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करीब करीब 7 एंगस्ट्रोम। चेक करो कितनी सही वैल्यू आ रही है। ऑर्बिट जिसकी रेडियस 0.529 एंगस्ट्रोम है, में लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 एंगस्ट्रोम आ रहा है, तो बहुत कंपेरेबल है। तो एक 1 kg के मास में तो लैम्डा का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है, पर इलेक्ट्रॉन के लिए तो मतलब है। बात समझ आई? तो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट लगा तो हर जगह सकते हैं, पर उसका इंपॉर्टेंस कहाँ है? उसका इंपॉर्टेंस कहाँ है? इलेक्ट्रॉन। उसका इंपॉर्टेंस कहाँ है? इलेक्ट्रॉन्स पे। या ऐसे देखो, ऐसे बोल दो, इलेक्ट्रॉन तो चलो इज वेरी स्पेसिफिक, ऐसे बोल देते हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट मास ऑफ पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस। और इतने कम मास के पार्टिकल कहाँ होते हैं? एटम के अंदर। एटम। For those we use a word that is subatomic particles. Particles those are inside the atom, such as electron, proton, neutron, etc. इतने कम मास के पार्टिकल पे इसका कुछ यूज होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। सर है ना? हाँ बोलो। आपने 7 एंगस्ट्रॉम के ऊपर क्या लिखा हुआ है सर, वो समझ नहीं आ रहा है। ये अबे कितना आएगा? 63 बचेगा। 7.4 टाइप्स कुछ आता था, तो मैंने अप्रोक्स सपोज 4 की जगह कुछ भी बना दिया था। राइट, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, राइट। तो समझ आ रहा है बेसिकली कॉन्सेप्ट कहाँ पर अप्लाई करेंगे अपन, कहाँ यूज आएगा? कि जब तुम इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है, यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। अगर रियलिस्टिक ऐसे 1 kg मास टाइप, 100 kg मास टाइप की चीजों की बात करोगे, उसमें वैल्यू का सिग्निफिकेंस नहीं है, बहुत छोटी वैल्यू है। अच्छा, ऐसा है जैसे 1 kg मास था, या चलो ये इंसान है 50 किलो का, ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, यूसेन बोल्ट बन के 10 मीटर सेकंड से दौड़ रहा है, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू है, वो बहुत छोटी आएगी। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू बहुत छोटी आती है, वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमको क्वेश्चन में जो वैल्यू दी जाए उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन तो हमेशा करना है, बट उसकी इंपॉर्टेंस होगी नहीं होगी वो वैल्यू पे डिपेंड करेगी। बात समझ आ रही है? मैंने बोला कि वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है, तो ये नहीं बोलना कि अच्छा इनके लिए तो कैलकुलेट ही नहीं करना, ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन तो सब जगह करना है, इंपॉर्टेंस है नहीं वो अपन वैल्यू देख के डिसाइड करते हैं। ऑल राइट, सबको? यस सर। चलो सर, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला। हाँ बेटा। सर मतलब इनने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी वेव नेचर शो करता है। दैट्स इट। हर पार्टिकल के लिए बोला था। अपन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बाकी पार्टिकल में वेवलेंथ बहुत कम आती है, तो इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। उसने बोला हर पार्टिकल डुअल नेचर शो करेगा, पार्टिकल एज अ वेव, और सब एटॉमिक पार्टिकल, कम मास के पार्टिकल में सिग्निफिकेंट वेवलेंथ आएगी, तो वहां पे उसको यूज करेंगे। ठीक है, राइट। वो तो उसकी तो वेलोसिटी 0 होगी। क्यों 0 होगी? वो तो सेंटर में रहता है ना, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस मूव कर जाए तो प्रोटॉन मूव कर गया। हमारे 2 प्रोटॉन की लड़ाई हो गई, एक प्रोटॉन ने दूसरे को लात मारी तो न्यूक्लियस से निकला बाहर। तो जब लात पड़ेगी तो जाएगा ना कहीं पे मूव करता वो वेलोसिटी से, तब निकाल देना। यस सर। उनको क्या करना है कि भाई मूव कैसे मूव करेगा। भाई बहन थे वो इसलिए लड़ा गए। हाँ चलो, सो लेट्स
ट्राई सम फ्यू मतलब इसके वेरिएशन कि अपन इसको कहाँ यूज करेंगे, तो ओवरऑल तो आपका फॉर्मूला ये काम का आना है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं सिंपल सा, कि अगर मुझे सपोज इस फॉर्मूले को यूज करके कुछ कैलकुलेशन करना हो, मैंने 2-3 कैलकुलेशन तो करके दिखा दी, बट बाकी अब अपन जैसे मान लो बात करें तो ये क्वेश्चन करो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन में सीधा लिखा होता है डी ब्रॉगली, या चलो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ wavelength of an electron and proton moving with same speed। इसने पूछा है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जिनकी स्पीड सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनकी स्पीड सेम है, तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ बताना है। अब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्पीड सेम है तो v तो सेम हो गया। अब मुझे बताओ कि इस पर जो वेवलेंथ है ये अपन कौन सी वेवलेंथ लेंगे, किस फॉर्मूले से। तो देखो बाय डिफॉल्ट इट इज अज्यूम्ड कि इफ इट इज पार्टिकल की वेवलेंथ ना, इट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर पार्टिकल की वेवलेंथ पूछी है तो वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही है, ठीक है ना। किसकी रिस्पेक्ट में करना है अपने को, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन के कि प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के? क्वेश्चन सामने है, अब आपको इतने बड़े होकर समझ आना चाहिए। रेशियो पूछा है तो रिस्पेक्ट में क्या होता है, रेशियो पूछा है A/B। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया मतलब ऑब्वियसली पार्टिकल ही होगा। हाँ पार्टिकल है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही निकालेंगे, है ना। वही बोल रहा हूँ मैं कि अगर बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही निकालना है। कोई भी मैटर है और वेवलेंथ पूछी है तो फाइंड ऑलवेज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सर 1/1840 इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। लैम्डा ई अपॉन लैम्डा प्रोटॉन पी। ठीक है भावेश, देवेश का भी ठीक है, कीर्ति का भी ठीक है, आदर्श आपका गलत है, यश का भी ठीक है, बट और थोड़ा प्रिसाइज याद करो बेटा, ये बहुत दूर की वैल्यू है। हर्षल नहीं बेटा, क्लास में बताया मैंने। देखो फॉर्मूला लगाएंगे तो H अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, H अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। H से H कट गया, V से V कट गया, क्योंकि सेम है। ये रेशियो आएगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने वैसे तो 1837 लिखवाया था, 1840 या 1800 भी चल जाएगा। याद है अपन ने वैल्यू याद करी थी रेशियो निकाल के, है ना। ये अपन ने रेशियो क्लास में निकाला हुआ है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास का रेशियो तो चलो सर सेम ही होता है वो तो, पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब अपन मासेस पढ़ रहे थे तो रेशियो निकाल के याद करा था कभी भी। पॉइंट पर जैसे अब देखो कीर्तिका ने वैल्यू कैलकुलेट करने में गलती कर दी, तो भाई ऐसा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास एग्जाम में जाते जाते बदल तो जाएगा नहीं, रहना तो वही का वही है, और काम खूब आता है, तो प्रेफरेबली याद कर लो, क्या प्रॉब्लम है, याद करके रख लो, है ना, कि 1800 के आसपास होता है। अगर तुम्हें 1800 की बजाय 1837 याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। So this is the ratio of mass of proton and electron। बाकी फॉर्मूला ये लगाया है, वेलोसिटी सेम थी कट गई, H सेम था कट गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ। क्लियर है क्वेश्चन? चेक करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर, डाउट तो नहीं है किसी को? 2⁻7 बच रही है मेरे में। नहीं बचेगी बेटा, यही वैल्यू आती है। उस दिन काफी टाइम स्पेंड करा था, आज नहीं करूंगा। मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की सेम यूनिट में वैल्यू रख के, ध्यान से सुनना, सेम यूनिट में वैल्यू रख के डिवाइड करना है। अब तुम इतने तो कर सकते हो मतलब पार्टिकल 7 से कर दिया था वेवलेंथ ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम
if mass of particle y सर पिछले जो रेड बैग का टॉपिक था उसमें भी हम वेवलेंथ ही निकाल रहे थे। किसमें? पर वो फोटोन की थी बेटा, वो लाइट का पार्टिकल था, वो फोटोन की वेवलेंथ थी। इट इज डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सर इलेक्ट्रॉन भी था ना? तुम, मैं, सब नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आज फर्स्ट टाइम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के बाद ही निकाली है। इससे पहले हमेशा जो भी वेवलेंथ निकाली है, हमेशा जो भी वेवलेंथ निकाली है, सब फोटोन की थी, सब। अगर कंफ्यूजन है तो मेक श्योर यू लाइक नो। अच्छा, किसी ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 kg। वैल्यूज हैं, बदलते नहीं है, याद रखना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.675 5, 8, 9 कुछ भी रख ले, तुमको 2 डिजिट में याद करना है। कहाँ घुस रहा है उसमें? ये 675 होता है, वो 672 होता है, ठीक है, बट अप्रोक्स इससे तुम्हारा 1837 आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है इसके बाद? हाँ, particle has wavelength of 1 angstrom if the mass of particle y -24 है ना सर, 10 की पावर क्या? -24 ग्राम, इन ग्राम, ये केजी में अगर लिखा है। हाँ ठीक है, ग्राम में याद करना है तो -24 कर लो, केजी में लिखा मैंने। इस 25% ऑफ x एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल y is 75% of x. Find सर लैग हो रहा है सर बीच में। थोड़ा लैग हो रहा होगा बेटा, आज कुछ नहीं हो सकता उसका, थोड़ा तो लैग हो रहा है, बट जस्ट वेट, मतलब थोड़ा सा बियर विथ मी ऐसा। फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ऑफ पार्टिकल x, नहीं y। देखो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। एक पार्टिकल x है, एक पार्टिकल y है। पार्टिकल x की डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रोम है, और पार्टिकल y का मास x का 25% और वेलोसिटी 75% है। 75 एंड 25% मास एंड वेलोसिटीज हैं, तो y की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, खूब आता है, सॉल्व करो। सब बेडी आंसर। ठीक है, आदर्श का आंसर ठीक है, देवेश का ठीक है, यश का भी ठीक है, आशीष का भी ठीक है। खुशी ठीक है, विवेक ठीक, यूनिवर्स का भी ठीक है। ठीक है, जिसका आंसर आ रहा है सही आ रहा है, राइट। स्टार्ट विथ, सबसे पहले अपन ने लिखा मास ऑफ पार्टिकल y, तो my बोल देता हूं उसको। 25% ऑफ x यानी कि mx इंटू 25/100, ये आ गया पहली चीज कि my इज mx/4, ठीक। vy 75%, तो vx इंटू 75/100। दूसरी चीज आ गई कि जो vy है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल y है, इज 3vx/4। अब लैम्डा y क्या होगा? h/my vy, है ना, h/my vy। आयुष गलत बेटा, आयुष बेटा गलत आ रहा है आंसर आपका। आपने उसको
दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना था, आपने डिवाइड कर दिया। h अपॉन m बाई वी बाई, एंड अब इसमें अपन इसमें ये दोनों चीजें रख दो। तो h अपॉन m बाय, यहाँ से रखा mx बाय 4, तो नीचे mx आ गया इंटू ए 4, यहाँ पे नीचे ये 3 आ गया इंटू ये 4 हो गया और ये vx हो गया। चेक करो, mx और vx के साथ में जो 4 और 3 है ये ऐसे आ जाएगा। यस सर। ये mx बाय 4 का 4 ऊपर चला गया और vx 3vx बाय 4 का 4 ऊपर 3 नीचे। h अपॉन mx vx कितना दिया है क्वेश्चन में? 1 है ना। दैट मीन्स दिस इज व्हाट 16 बाय 3। h अपॉन mx vx यानी कि लैम्डा x 1 दिया था, तो ये अपना 16 बाय 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? डाउट तो नहीं है किसी को? है ना। नहीं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, ऐसा ज्यादा कुछ इसमें ऊपर नीचे होता नहीं है। अश्विनी बेटा आपने गलत करा था, कुछ देख लो, चेक कर लो आंसर आपका, है ना। ऊपर नीचे ज्यादा कुछ होता नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं, एच अपॉन एम बी। अब जो वेरिएशन आते हैं वो अपन देख लेते हैं, बट नॉर्मली डी ब्रॉगली वेवलेंथ की क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। इसके बाद अपन जो चीजें डिस्कस करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ में काफी ज्यादा, काफी टाइम टेकिंग है, तो अपने आज की क्लास में वो होगा नहीं। वी हैव टाइम, तो आई एम डिस्कसिंग फ्यू डाउट्स। तो अपने डाउट क्लास में कुछ डाउट रह गए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अब मैं डाउट डिस्कस कर रहा हूँ, अगर किसी को हो तो पूछ लो। बाकी अपन इसके आगे से कल कंटिन्यू करेंगे। लीव करने से पहले रुक जाओ, अरे यार भग ही जाते हैं लोग एकदम से। होमवर्क सुन के जाना चाहिए, करो ना करो सुन तो लो। इतनी देर में 67 हो गए। 11 बेटा लेफ्ट कर गए सर। कोई बात नहीं, जाने दो, होमवर्क के लिए पकड़ लूंगा मैं कल उनको। जाएंगे कहाँ? हाँ सर आप बोलो ना सर। तो सर कल इधर ही ग्रुप में डाल देना सर। ग्रुप में डाल देंगे सर, आप बता। हाँ सर आपने ना ग्रुप में डाल दिया। चलो चलो, जिसको डाउट है वो तो निकालो अपने डाउट एक बार।